नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज़ में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। डॉक्टर बिधान चंद राय के सम्मान में हर साल 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। डॉक्टरों को धरती का भगवान भी कहा जाता है। वैसे धमतरी में सेवाभावी डॉक्टरों की लंबी फौज है। यहाँ ऐसे कई डॉक्टर हैं जो मरीजों के चेहरे पर वर्षों से मुस्कान बिखेर रहे। कोई निसंतान दंपतियों को संतान सुख, तो कोई आयुर्वेद और होम्योपैथी से जटिल रोगों को जड़ से खत्म कर रहे। इस दिवस विशेष पर आज हम अपने दर्शकों को धमतरी के ऐसे सेवाभावी डॉक्टरों से रूबरू करा रहे हैं जो अपने अपने विभाग में न केवल अपनी जिम्मेदारी निभा रहे बल्कि अपने कुशल व्यवहार से लोगों के भी फेवरेट बन रहे हैं। गुप्ता हॉस्पिटल की डॉक्टर आराधना गुप्ता खुद एक डॉक्टर परिवार से हैं। मायके में उनके पिता, भाई और भाभी डॉक्टर हैं। ससुराल में भी पति और ससुर डॉक्टर हैं। डॉक्टर आराधना गुप्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। वे बताती हैं कि डॉक्टर बनना उनके लिए चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि उनके परिवार में ही 3 डॉक्टर थे। कठिन परिश्रम और संघर्ष से आज वे सैकड़ों माताओं को संतान सुख दे पा रही। उन्होंने कहा कि आज विज्ञान काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ गया है। एडवांस टेक्नोलॉजी से हर चीज़ संभव है। जब उनकी कोई मरीज कहती है कि आपके कारण हमें वर्षों बाद संतान सुख मिल पाया, तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। लेकिन वास्तव में ये सब आज की एडवांस टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। लेकिन महिलाओं को कभी भी संतान सुख को लेकर निराश नहीं होना चाहिए। आप सभी को डॉक्टर्स डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। मैं सागर मध्य प्रदेश से हूँ, वहाँ मेरा मायका है। तो मेरे परिवार में मेरे पिताजी डॉक्टर हैं। मेरे बड़े भाई जो हैं मतलब एक ही भाई हैं, वो भी डॉक्टर हैं, और जो मेरी भाभी है वो भी डॉक्टर हैं। भैया भाभी दोनों पेशे से बच्चों के डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं। तो मेरे बचपन से इच्छा थी कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, और स्त्री रोग विभाग में मेरी विशेष करके रुचि थी। तो मेरा ये बिल्कुल ये था कि मतलब 12th के बाद मेरे को किस लाइन में जाना है, मेरा पहले से एक डिसीजन था कि मेरे को इसी लाइन में आगे बढ़ना है और परिवार का नाम रोशन करना है। और जैसे मैं यहाँ शादी करके आई, तो यहाँ पे भी जो मेरे पापा हैं, मतलब जो ससुर जी हैं, वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रभात गुप्ता, और डॉक्टर सुमित गुप्ता हस्बैंड भी जो है वो डॉक्टर हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं। धमतरी क्षेत्र में गुप्ता हॉस्पिटल जो है वो विगत 35 सालों से अपना नाम बनाए हुए है और एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है। हम लोगों ने आके यहाँ पे, मतलब मैं और डॉक्टर सुमित गुप्ता ने यहाँ पे सुविधाओं में काफ़ी इजाफा किया है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चीज़ है जो धमतरी में पहले अभी तक नहीं थी, वो है गुप्ता फर्टिलिटी व टेस्ट टू बेबी सेंटर। क्योंकि यहाँ पे आसपास के जो ग्रामीण अंचल में जो लोग थे, वो कई बार संतान सुख से वंचित रहते हैं और उनको बहुत दूर ट्रैवल करके इस प्रक्रिया के लिए जाना पड़ता था। जो ये बच्चे के लिए जो संतान प्राप्ति के लिए जो भी ट्रीटमेंट होता है, जैसे कि जो IUI है, IVF है, या इवन हम लोग दवाइयाँ देते हैं, उसमें कुछ टेस्टिंग होते हैं, उसमें बार बार कुछ चेकअप होता है, तो उसके लिए मरीज़ को बार बार बहुत दूर जाना पड़ता था। तो अभी जो आसपास के जो मरीज़ हैं, उनको धमतरी ज़िले में ये सारी सुविधाएँ मिलने लगी हैं। और ये 6 साल से हम लोगों ने ये स्टार्ट किया हुआ है फर्टिलिटी सेंटर, और बहुत सारे दंपति, मतलब वो शायद गिनती के बाहर हैं। हम लोग सैकड़ों की संख्या में, मतलब हज़ारों की संख्या में लोगों को गर्भधारण करवा चुके हैं, और बहुत सारे लोग तो डिलीवरी होके जुड़वा बच्चे, सिंगल बच्चे भी लेके इत्मीनान से गए हैं यहाँ से। तो ये धमतरी क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सुविधा है। इसके अलावा हम लोगों ने धमतरी में क्रिटिकल केयर यूनिट चालू किया है, जो डॉक्टर विवेक तिग्गा सर जो जिसके इंचार्ज हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। ICU केयर वगैरह रायपुर से भी, मतलब बोलेंगे कि रायपुर से भी लेवल का है। और सर्जरी के क्षेत्र में भी, लेप्रोस्कोपिक क्षेत्र में डॉक्टर सुमित गुप्ता और डॉक्टर प्रभात गुप्ता जो है, उनका काफ़ी अच्छा नाम है। कई ऐसे केस भी हम लोग यहाँ पे ऑपरेट करते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से, जो बाहर से रिफ्यूज़ कर दिए जाते हैं, जो बाहर से बोलते हैं कि नहीं, दूरबीन द्वारा इनका हो ही नहीं सकता, उनको हम लोग ऑपरेट करते हैं और मरीज़ एकदम स्वस्थ होकर घर जाते हैं। इसी तरह से जो डिलीवरीज़ वाला जो एरिया है, मतलब जो
स्त्री रोग विभाग में। हम लोग हाई रिस्क प्रेगनेंसी में भी एक बहुत ज़्यादा हम लोग की महारत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आईसीयू बैकअप बहुत बढ़िया है। कई बार जैसे प्रेगनेंसी में बीपी बहुत बढ़ जाता है, मरीज़ को झटके आने लगते हैं, शुगर अनकंट्रोल रहता है, मरीज़ इंसुलिन लेता है, शुगर की दवाइयाँ लेता है, और जैसे मरीज़ को कुछ मतलब ब्लड में कोई प्रॉब्लम है या मरीज़ को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, उसके साथ उनको गर्भधारण हुआ है, तो ये सारे प्रेगनेंसीज़ को भी हम लोग यहाँ पे डील करते हैं और काफ़ी अच्छे से मरीज़ और बच्चे की केयर होती है। बच्चों के डॉक्टर वगैरह भी सब उपलब्ध हैं, तो इस दिशा में काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे हैं हम लोग। एक महिला डॉक्टर होने के नाते संतान सुख की बेहतरी को और अच्छी तरीके से जानती है, तो जिन माताओं की गोद सूनी है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, उनको क्या करना चाहिए? बस यही बोलना चाहूँगी कि हताश मत होइए, अभी वैज्ञानिक तौर पे कुछ भी असंभव नहीं है। कई बार ये होता है कि जैसे दंपति को यदि 10 साल तक प्रेगनेंसी नहीं हुई या 20 साल, तो उनको लगता है कि उनको गर्भधारण हो ही नहीं सकता। तो कभी हमेशा कुछ ना कुछ एक कारण होता है जो आपको गर्भधारण में अवरोध बना रहा है, तो उस कारण को अपन को जानना है। आप फर्टिलिटी सेंटर जाइए, अच्छे टेस्ट टू बेबी सेंटर जाइए, वहाँ पे महिला डॉक्टर को दिखाइए और कारण जानने की कोशिश करिए, है ना। कई बार हो सकता है कि बहुत छोटा सा ही कारण हो सकता है, आपका हार्मोन लेवल बढ़ा हुआ हो, या कई बार पुरुष के उसमें शुक्राणु में कमी हो, या गतिशीलता कम हो, या महिलाओं के बच्चेदानी में कोई गठान हो, या ट्यूब्स की ब्लॉकेज हो, मतलब ऐसी कई चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आप अनजान रहेंगे। तो जब तक आप उसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो अपन को मालूम कैसे पड़ेगा कि बेसिकली तकलीफ़ कहाँ है। यदि एक बार अपन को तकलीफ़ मालूम होती है तो फिर अपन उस दिशा में बिल्कुल अपन कोशिश कर सकते हैं। और यहाँ पे मतलब अभी रिसेंटली अभी हम लोगों ने 10 दिन पहले डिलीवरी की है। एक 50 साल की उम्र में महिला को गर्भधारण हुआ था, टेस्ट टू बेबी के द्वारा ही था, लेकिन 50 साल की उम्र में स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। बच्चा भी एकदम हेल्दी था, कहीं कोई परेशानी नहीं, मदर भी उनकी प्रेगनेंसी बहुत बढ़िया निकली। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई चीज़ असंभव है, बस आपका इस दिशा में आपको आपकी चाहत होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए और प्रयास तो करना ही पड़ेगा। तो प्रयास उसके लिए बिल्कुल आप लोग आगे आइए, तो अपन ज़रूर कोशिश करेंगे। जैसे आपका मायका पक्ष भी डॉक्टर फैमिली है और ससुराल भी डॉक्टर फैमिली है, और आप उस समय आपको डॉक्टर जब बनना था मायका पक्ष में, जब आप थे, चैलेंज था, तो किस तरह की चुनौती सामने आई और कैसे आप आज इतनी बड़ी विशेषज्ञ डॉक्टर बन पाए? देखिए हम लोग मतलब आज मेरे को मेडिकल के हुए काफ़ी समय हो गया, मतलब जिस समय हम लोग थे, तो जैसे अभी बहुत सारी कोचिंग्स होती हैं, बहुत सारे गाइडेंस के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुल गए हैं, जैसे कोटा एलएन और ये सब बहुत सारी कोचिंग सब हो गई हैं। जो हम लोग जिस समय ये तैयारी करते थे, जैसे पीएमडी की परीक्षा या जो अपन एंट्रेंस एग्ज़ाम बोलते हैं मेडिकल के लिए, उसमें बहुत सारे ऐसे कोचिंग्स वगैरह नहीं होते थे। तो हम लोग जो जनरली पढ़ाई करते थे वो अपने हिसाब से ही बुक्स को देख देख के, जो भी मतलब बुक्स मिलती थी उसमें हम लोग जो था सब पढ़ते जाते थे। मतलब अभी ऐसा एक प्रिसाइज़ हम लोग को कोई मतलब हिसाब से गाइडेंस नहीं मिल पाता था कि आपको इतना ही पढ़ना है या इतना पढ़ना है, या कोचिंग्स के हिसाब से जो गाइडेंस मिलता है उस सब से हम लोग उस समय वंचित थे। बट जो भी है, यदि मेरे को ये लगता है कि यदि कोशिश की जाए तो कभी हार नहीं होती, तो हमेशा सफलता आपके सामने आएगी। बस प्रयास करते रहना है और आपके मन में चाहत होनी चाहिए। तो संघर्ष है, मेडिकल अपने आप में एक संघर्ष है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको 5 साल 5.5 साल तो आपका एमबीबीएस में समय लगता है। उसके बाद यदि आपको विशेषज्ञ बनना है तो उसके लिए फिर से 2-3 साल, फिर उसको आपको प्रैक्टिस में आने के पहले यदि कोई विशेष कोर्सेज करने हैं तो उसके लिए भी आपको टाइम देना पड़ता है। लेकिन यदि आप करना चाहेंगे तो ज़रूर हो सकता है। गायत्री आयुष पॉलीक्लिनिक के संचालक डॉक्टर दिनेश नाग आयुर्वेद पद्धति को आगे लाने निरंतर प्रयासरत हैं। मानवता और गरीबों की सेवा के लिए भी वे हमेशा तत्पर रहते हैं। हर महीने में एक दिन 60 साल से ऊपर के मरीजों का मुफ्त इलाज, परामर्श और निःशुल्क दवाइयाँ भी देते हैं। डॉक्टर नाग कहते हैं कि चिकित्सा एक सेवा है, इसकी सीख उन्हें परिवार से ही मिली। चिकित्सकों पर मरीजों का अपार विश्वास रहता है। आयुर्वेद चिकित्सा को अपनाने को लेकर डॉक्टर नाग ने कहा कि आयुर्वेद को लोग पहले चूरन चटनी समझते थे, अब तेजी से इस पद्धति की ओर लोगों का रुझान बढ़ रहा है। देखिए, डॉक्टरी पेशे की शुरुआत मैं अपने परिवार में पहला पीढ़ी हूँ मैं, चूँकि मेरे पिताजी एक शिक्षक थे और मेरे दादाजी भी शासकीय कर्मचारी थे, मेरे चाचा जी भी शासकीय कर्मचारी थे। लेकिन घर में बड़े बुजुर्गों, मेरे पिताजी और चाचा जी का मार्गदर्शन से मैंने चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश लिया और उसके बाद मैंने साधारण से अपनी प्रैक्टिस जो है ग्रामीण क्षेत्र से ही चालू की। अपने गृह ग्राम मुजगहन रत्नावाना में मैंने एज ए जनरल प्रैक्टिशनर के रूप में अपनी सेवाएं चालू की। लेकिन उसके बाद मुझको समझ में आया जनरल प्रैक्टिस के दौरान कि लोगों को आयुर्वेद की आवश्यकता है। चूँकि मैं इस विधा का चिकित्सक हूँ, इसलिए फिर मैंने फिर से आयुर्वेद में गहराई से अध्ययन और प्रशिक्षण लेना चालू किया
और कई विभिन्न जगहों में जाके आयुर्वेदिक कॉलेजों में, सेमिनार में, वर्कशॉप में मैंने जा के इसका अभ्यास किया और उसके पश्चात आज मैं पूरी तरीके से आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पे काम कर रहा हूँ। सर, सेवा बड़ा कार्य है, आपका थीम क्या था पेशे में आने का, उद्देश्य क्या था? हाँ, चिकित्सा एक सेवा का काम है, इस बात की सीख मुझको घर से ही मिली। चूँकि मेरे पिताजी शिक्षक, चाचा जी गायत्री परिवार के प्रमुख थे, तो इन लोगों ने जो संस्कार से ही मुझको मिला कि चिकित्सा को हमको व्यवसाय नहीं बनाना है, चिकित्सा को सेवा के रूप में काम चालू करें। और मैंने ग्रामीण क्षेत्र में ये चालू की। काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, कई लोगों के पास पैसे भी नहीं रहते थे, असहाय लोग भी आते थे, तो मैंने वो क्रम चालू किया। और बाद में मुझको लगा कि नहीं, इस क्रम को मुझको अनवरत करना है, तो मैंने अपने चिकित्सालय में हर माह की 9 तारीख को 60 से ऊपर जो उम्र वाले बुजुर्ग हैं उनका निःशुल्क चिकित्सा, परामर्श और औषधि ये सब चालू कर दिया है। और साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लिए गांव के जो मेरा क्लिनिक है वहाँ पे भी मैंने हर माह की 24 तारीख को, तो इस प्रकार से मैं चिकित्सा को कोशिश करता हूँ पूरी तरीके से सेवा के रूप में करूँ। जितनी आवश्यकता है, कम जांच और कम जो है औषधियों का प्रयोग हो उसमें। उपचार को लेकर पहले और अब में कितना अंतर मानते हैं? क्या लोगों का रुझान इस ओर लौट रहा है? हाँ, बिल्कुल सही बात है ये। आयुर्वेद को पहले लोग सिर्फ चूरन चटनी तक ही एक समझते थे। अधिकांश लोगों को यह नहीं पता था कि आयुर्वेद में भी एक ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर का कोर्स भी होता है और पढ़े लिखे डिग्रीधारी लोग भी आते हैं। तो उसकी वजह से लोगों में ये भ्रांति भी था और बहुत सारे आयुर्वेद के अच्छे प्रैक्टिशनर भी दिख पाते थे। मैंने इसको एक चालू किया एक चैलेंज के रूप में, और मैंने शुद्ध आयुर्वेद पद्धति से इलाज चालू किया। और देखते ही देखते कुछ ही सालों में माहौल बदल गया। बहुत सारे ऐसी बीमारियां होती है जिसको हम लोग बोलते हैं जीवन शैली से जुड़ी हुई रोग, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जिसको कहते हैं। उसमें ऐसी जो बीमारियां हैं जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर है, थायराइड है, मोटापा है, पेट की समस्याएं हैं, कब्ज है और ऐसी तमाम बहुत सारी बीमारियां हैं। इन सब बीमारियों का उपचार देखा गया है कि आयुर्वेद में बहुत अच्छा है। लोगों को खर्च भी कम पड़ता है और इलाज जो है अच्छा होता है, जड़मूल से ख़त्म होता है और साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। तो इसके वजह से आज लोगों में तेज़ी से जागरूकता आ गई है कि अब जो लोग हैं स्वतः होके आ रहे हैं। चूँकि हमको इस काम में शुरू में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा, लोगों के बीच में जाके शिविर करना पड़ा, जागरूकता के कैंप करने पड़े, बताना पड़ा, कई सारे बैनर, पोस्टर, पम्पलेट्स के माध्यम से जागरूक किए। लेकिन आज बहुत अच्छा है और कोविड के पश्चात तो अब ये पूरा जग जाहिर हो चुका है कि आयुर्वेद भी एक अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली चिकित्सा पद्धति है जिसको पूरे विश्व में माना जा रहा है। सर, आप अनुभवी भी हैं इस क्षेत्र में और वरिष्ठ चिकित्सक भी हैं, तो जो युवा पीढ़ी आ रही है अभी डॉक्टरी पेशे में, उनको डॉक्टर्स डे पर क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो जिस पद्धति में जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की है वो उसी पद्धति में चले। जैसे कि मैं एक आयुर्वेद का स्नातक हूँ, तो वैसे ही मैं सभी आयुर्वेद के स्नातकों को ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी पद्धति को बहुत ईमानदारी से अध्ययन करें और उसी में ही आगे लगे, वो न कि अन्य पैथियों की ओर वो ध्यान बटाएं। उससे जो है उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, समाज में अलग पहचान मिलेगी और लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा चिकित्सक दिवस पे कि हम सब ईमानदारी से अपनी पद्धति में ही अध्ययन करें, अध्यापन करें और उसी में ही आगे बढ़ें। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि इसके लिए शासन स्तर पे भी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बहुत सारी योजनाएं लाई है, बहुत सारी सुविधाएं दे रहा है और एक अपने आप में भी सुकून लगता है कि हम जिस पद्धति के ज्ञान हमको मिला है, जिसका हमको लीगल राइट्स है, उसमें हम काम करें तो काफ़ी अच्छा होता है। और मरीजों के लिए तो है ही, बहुत सारी ऐसी रोग हैं जिनको लोग परेशान हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट से परेशान है, कोई और अन्य कारणों से परेशान है, तो उनके लिए आयुर्वेद जो है एक रामबाण चिकित्सा के रूप में एक आशा की किरण की ओर दिखाई पड़ता है। होम्योपैथिक विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश साहू युवा डॉक्टर हैं। 15 साल की उम्र से ही उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। आज कठिन परिश्रम और माता पिता के आशीर्वाद से वे एक सफल चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर साहू ने कहा कि जब वे कक्षा 10वीं में पढ़ रहे थे तभी विज्ञान परिचय के दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई।
पेट की तकलीफ ऐसी थी कि परीक्षा भी नहीं दे पाएंगे। पास ही एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे। घर वाले डॉक्टर के पास ले गए और आधे घंटे में ही स्वस्थ हो गए, परीक्षा भी दिला लिए। तब उन्होंने समझा कि आम जीवन में त्वरित चिकित्सा कितनी जरूरी है। तब उन्होंने भी डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करने की ठान ली। 12वीं के बाद मैंने पहले पीएमटी के लिए ट्राई किया था, लेकिन उस समय पे छत्तीसगढ़ में एक ही कॉलेज हुआ करता था, तो सीट बहुत कम थी और मेरा सिलेक्शन पीएमटी में तो नहीं हुआ था। तो फिर मैंने बीएचएमएस के लिए ट्राई किया, क्योंकि मैंने होम्योपैथिक दवा का सेवन पहली बार किया था। हालांकि मैं होम्योपैथी जानता नहीं था, तो होम्योपैथी में भी मेरा रुचि था सही, तो मैंने होम्योपैथिक कॉलेज में ज्वाइन किया। और एक बार जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो पढ़ते पढ़ते इसमें मैं इतना रम गया कि मेरे को फिर दोबारा कभी ख्याल ही नहीं आया कि मैं दूसरी पैथी का या पीएमटी या दूसरे के लिए ट्राई करूं। और कॉलेज में पहुंचते पहुंचते मेरे दिमाग में सेकंड थर्ड ईयर से बात एकदम क्लियर था कि मैं आने वाले टाइम पे होम्योपैथी की प्रैक्टिस करने वाला हूँ। निश्चित तौर पे होम्योपैथी में शुरुआत में संघर्ष तो है, निश्चित तौर पर मैंने भी काफ़ी संघर्ष किया है शुरुआती कुछ दिनों में, क्योंकि बड़े शहरों में इतना संघर्ष नहीं होता। अब जैसे ग्रामीण स्तरों पर जाते हैं तो प्रचार प्रसार के अभाव में लोग होम्योपैथी को जानते नहीं हैं, तो शुरू में इस वजह से संघर्ष करना पड़ता है। जबकि सारे वो इलाज जिसके लिए दूसरी पैथी में हमको जाना पड़ता है, लगभग होम्योपैथी में लगभग ठीक हो ही जाता है, सर्जिकल केसेस छोड़ के। तो फिर भी धमतरी में आने के बाद, क्योंकि ये मेरा जन्मभूमि रहा है धमतरी, तो मेरा तय था कि मैं धमतरी पे ही काम करने वाला हूँ। तो शुरुआती कुछ दिनों में लोगों के बताने में कि हाँ मैं इस तरह का चिकित्सा कर रहा हूँ, ये थोड़ा अनुभव था, क्योंकि मैं क्लासिक होम्योपैथी करता हूँ तो थोड़ा और ज़्यादा मुश्किलें थी। लेकिन समय के साथ लोगों ने जब मुझ पर भरोसा दिखाया तो धीरे धीरे समय के साथ में सारी चीज़ें ठीक होती चली गई, और आज लोग मेरे पास आ रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, और ईश्वर की दया से और मरीजों की मतलब भरोसे से मैं उनका ठीक ठाक उपचार कर पा रहा हूँ, ऐसा मेरा सोचना है। कैसे आपको रुचि हुई सर, कहाँ पर ऐसा कुछ टर्निंग पॉइंट आया कि आपने उस समय सोच लिया कि आप डॉक्टर ही बनना है? मैं 10वीं क्लास में था जब मेरे बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे, और शायद मेरा विज्ञान का पेपर था मे बी, और मेरे को बहुत तेज़ बुखार और मेरा पेट ख़राब था उस समय पे। मतलब मेरी स्थिति इतनी नहीं थी कि मैं एग्ज़ाम हॉल तक जा सकूं। सुबह 7-8 बजे के आसपास की बात है ये। तो और मैं बहुत डिप्रेस था उस समय पे कि अब मैं एग्ज़ाम शायद नहीं दे पाऊँगा ऐसा। तो उस समय पे मेरे मोहल्ले में ही 40 बिस्तर का होम्योपैथी का अस्पताल खुला हुआ था उस समय पे, ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, और मैं उससे पहले कभी नहीं गया था, इवन मैंने होम्योपैथी का नाम भी नहीं सुना था। तो मैं 8 बजे के आसपास होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया हूँगा। उन्होंने मेरे मुंह में 3 से 4 कुछ दवाइयाँ डाली, और एक दवाई और दी जिसको बोला कि 15 मिनट के बाद खाना। सिर्फ 2 ही दवाइयाँ थी उन्होंने, और आप यकीन नहीं करेंगे कि आधे घंटे के बाद मुझको ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा था कि मेरी तबीयत सुबह तक ख़राब रही होगी। मैं उस दिन पेपर दिलाने गया था, मेरे विज्ञान में 97 नंबर आए थे, तो बहुत अच्छा पेपर गया था मेरा। तो उस दिन पहली बार ऐसा लगा कि अरे यार, मतलब अनुभव किया कि डॉक्टर से तो पहले भी मुलाकात रहा है, लेकिन समझ उस समय पे ऐसी जागृत हुई कि हाँ, चिकित्सक एक ऐसा है जो गरीब क्या बोलना चाहिए, जो मुश्किलों में रहते हैं, जो इनका स्वास्थ्य खराब रहता है, उनकी अगर सही चिकित्सा करे तो मदद कर सकता है और उनको जीवन दान दे सकता है। उसके बाद मेरी चिकित्सा के क्षेत्र में रुचि पहले से ज़्यादा बढ़ी। फिर मैंने चिकित्सा क्षेत्र के बारे में थोड़ा पढ़ना चालू किया, जितने भी मेरे सोर्सेज थे उस समय पे, और उसके बाद से मेरा ध्यान कभी हटा ही नहीं। मतलब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं चिकित्सा के अलावा कुछ और करूँगा करके। होम्योपैथी में सर कई असाध्य रोगों से भी छुटकारा मिल जाता है जी। तो अभी इसका क्या स्कोप लगता है आपको? होम्योपैथी का तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, और ग्रामीण स्तरों पर कम है, लेकिन शहरी स्तरों पे आप देखेंगे तो अभी होम्योपैथी दूसरी सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली चिकित्सा पद्धति है। न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में होम्योपैथी दूसरी सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली चिकित्सा पद्धति है। अल्टरनेटिव सिस्टम में इसका पहला स्थान है। अगर हम सिर्फ भारत की बात करें तो होम्योपैथी का हब माना जाता है भारत को। हालांकि होम्योपैथी पैदा जर्मनी में हुई है, आविष्कार जर्मनी में हुआ, लेकिन अभी पूरे विश्व में होम्योपैथिक चिकित्सा सबसे ज़्यादा भारत में आती है। और लास्ट एक रिसर्च के अनुसार महानगरों में 40% तक लोग होम्योपैथी का इस्तेमाल करते हैं। तो धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आ रही है। मैं जब धमतरी में आया तभी होम्योपैथी का उतना प्रचार प्रसार नहीं था, लोग जानते थे, लेकिन समय के कारण और कुछ अच्छे डॉक्टरों के चले जाने के कारण लोग भूल रहे थे इन सारी चीज़ों को। तो मेरे आने के बाद सारे डॉक्टर्स की मेहनत से मैंने भी जितना काम किया उससे अभी धमतरी में भी लोग काफ़ी अच्छा है। लोग मेरे पास सिर्फ होम्योपैथिक उपचार के लिए ही आते हैं। अब जानते हैं लोग कि मैं नहीं करता एलोपैथिक की करके। तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। रायपुर जैसे शहरों में तो मैंने देखा है कि आपको हर 50 मीटर पे होम्योपैथिक क्लिनिक मिलेंगे, और लोग आज की डेट में जहाँ छोटे शहर में हम देखते हैं कि लोग पहले एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे फ़ायदा ना मिला तो होम्योपैथिक चिकित्सक के पास जाते हैं।
लेकिन रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर आप ऐसे शहरों में जाएंगे तो लोग अब पहली चिकित्सा के लिए होम्योपैथी के पास जाते हैं, चाहे किसी भी तरह की बीमारी हो। तो जिनको हम आधुनिक विज्ञान में असाध्य रोग कहते हैं, कई बार होम्योपैथी से वैसी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो होम्योपैथी में पूर्णतः ठीक हो जाती हैं। तो लोगों में प्रचार प्रसार बढ़ रहा है और लोगों में इसके प्रति रुझान भी बढ़ रहा है। गुप्ता हॉस्पिटल के मेडिसिन विभाग के डॉक्टर विवेक तिग्गा ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी विशेष सेवा से लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में वार्ड बॉय से लेकर नर्स, मेडिसिन सप्लायर, डॉक्टर सभी ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया, तभी हम इस महामारी को कंट्रोल कर पाए। धमतरी में जब तेजी से कोरोना फैल रहा था तब भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। डॉक्टर तिग्गा ने कहा कि पहले गिनती के डॉक्टर हुआ करते थे, अब तो धमतरी जैसे छोटे जिले में भी विशेषज्ञ डॉक्टर हैं। लोगों को त्वरित उपचार सुविधा मिल रहा है। सबसे पहले मैं डॉक्टर्स डे पे सभी डॉक्टर बंधुओं को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि डॉक्टर्स डे हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय थे जो एक फिजिशियन थे और वेस्ट बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे, तो उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है। वो बहुत ही एक डेडिकेटेड डॉक्टर थे, इसलिए उनको उस सम्मान में ये मनाया जाता है। और अगर आज के परिवेश में देखें तो ये सौभाग्य है कि पहले के समय में डॉक्टरों की बहुत कमी होती थी। डॉक्टर सिर्फ बड़े शहरों में ही रहते थे, छोटे शहरों में, गांव या कस्बों के स्तर पे डॉक्टरों की काफ़ी कमी रहती थी, जिस वजह से लोगों को जो बेसिक इलाज जो मुहैया होनी चाहिए वो भी नहीं हो पाती थी। बट आज के समय में हर छोटी जगह पे डॉक्टर की उपलब्धता है, जिससे उन्हें बेहतर सेवाएँ मिल रही हैं। और साथ में अगर हम मेडिकल फील्ड में बात करें तो पहले जो बड़ी जांचें होती थी, जो बड़े ऑपरेशंस होते थे और जो भी जटिल इलाज होते, जटिल बीमारियों के जो इलाज होते थे वो सिर्फ बड़े शहरों में ही संभव हो पाते थे। लेकिन आज छोटे छोटे जगहों पर भी आईसीयू सुविधाएं और सारे क्रिटिकल केयर की सुविधाओं के साथ में सारी चीज़ें होने लगी। अगर आज से 10-15 साल की पहले की बात करूँ तो रायपुर जैसे बड़े शहर में भी एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी बहुत लिमिटेड अस्पताल में ही होते थे 20 साल पहले, बट आज ऑलमोस्ट सभी जगह ही होने लग गए हैं। तो निश्चित रूप से ही इन पिछले कुछ सालों में डॉक्टरी फील्ड में और चिकित्साई सेवाएं बढ़ी हैं, जिससे आम जनों को ज़्यादा से अच्छी सेवाएं मुहैया हो पा रही हैं। कोविड सर पहली बार ऐसी बीमारी है, कोविड पहली और दूसरी लहर में इस समय लोगों में बहुत ज़्यादा दहशत था, लेकिन इस विषम परिस्थिति में डॉक्टरों की विशेष भूमिका रही। आपका अनुभव कैसा रहा सर? हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कोविड बीमारियों में सिर्फ डॉक्टरों का बल्कि चिकित्सा जगत से जुड़े हुए जो तमाम लोग थे, चाहे वो दवाइयों के सप्लायर हों, दवाई कंपनियाँ हों, नर्सिंग स्टाफ हो, वार्ड बॉय हो, चिकित्सा जगत से जो लोग भी जुड़े हुए थे उन्होंने अपना बहुमूल्य योगदान दिया, तभी हम इस महामारी को कंट्रोल कर पाए। इस बीमारी में लोगों को बहुत नुकसान हुआ, कई लोगों की जान गई, लेकिन लोगों ने बहुत आगे बढ़ कर के हर रूप से ही सेवा दिया, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा पाए। और निश्चित रूप से इस महामारी से ये तो समझ में आया कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि देखा गया कि जिन लोगों को पुरानी बीमारियां थी, बीपी, शुगर था या अस्थमा था, जिनकी बीमारियां कंट्रोल नहीं थी, उन लोग कुछ ज़्यादा प्रभावित हुए। तो हर आदमी को अपना स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो रोज़ कुछ कसरत करें, अपने दैनिक जीवन में अपने व्यायाम करें, भोजन का विशेष ध्यान रखें, ताकि जो क्रॉनिक बीमारियां रहती हैं उनसे बच सकें। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।